हेलो प्यारे बच्चों, मैं नवीन दीक्षित आपका फिजिक्स मेंटर। तो आज हुए दोपहर 2 से 3 में रैंक ओरिएंटेड प्रोग्राम के टेस्ट पेपर में 45 क्वेश्चंस का सोल्यूशन लेकर हम आ गए बेटा, जिसमें सबसे पहले मैं 15 फिजिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। फोकस है कि उनके करेक्ट आंसर्स बताता जाऊं, आप मिला लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा सा अगर पॉसिबल है तो हिंट भी देते जाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल आपके एंट्रेंस टेस्ट का था, जिसमें एक तरफ कॉलम मैचिंग का सवाल है, एक तरफ यूनिट्स लिखी गई हैं फिजिकल क्वांटिटी की और सामने उनके डायमेंशनल फार्मूले लिखे हैं। जैसे मैं एक हिंट देता हूं कि पास्कल सेकंड, पास्कल स्टैंड फॉर द प्रेशर, पास्कल प्रेशर के लिए प्रेशर फिजिकल क्वांटिटी है, और सेकंड के लिए टाइम, ये कैपिटल टी आ जाएगा। अब प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला फोर्स अपॉन एरिया से निकालेंगे, सो इट इज ml -1 t -2, और बगल में टाइम विद सिंगल डायमेंशन। ध्यान से देखेंगे तो इट विल बिकम m रहेगा, l -1 रहेगा, -2 e की पावर -2 में से एक चला जाएगा, सो t की पावर -1 आ जाएगा। सो पहले ए ऑप्शन का करेक्ट डायमेंशनल रिजल्ट आर से रिलेट होता है, राइट। मैं इसको हटा देता हूं, तो ए वाले का करेक्ट डायमेंशनल रिजल्ट आर से रिलेट होगा। इसी प्रकार अगर आप बाकी सारे दिए गए ऑप्शंस में से, मतलब कॉलम नंबर 1 की कॉलम नंबर 2 से मैचिंग करेंगे तो न्यूटन फोर्स के लिए इस्तेमाल होगा। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला ml -1 t -2 रखेंगे, मीटर के लिए लेंथ l रखेंगे, केल्विन इनवर्स वही रहेगा। जूल एनर्जी के लिए इस्तेमाल होगा ml² t पावर -2, मास के लिए m इनवर्स और केल्विन के लिए k। तो क्रम से डायमेंशन रख के अब जब सामने वाले कॉलम से मैचिंग करेंगे, सो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट। आई गेस तीसरा ऑप्शन सही जाना चाहिए। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, मतलब आप सारा सॉल्व करेंगे मिलाएंगे तो तीसरा ऑप्शन सही चला जाएगा। जी हाँ, तीसरा ऑप्शन राइट। आते सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, बेसिकली आंसर पर फोकस करिएगा। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि पी क्यू आर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनके डिफरेंट डायमेंशंस हैं। तो डिफरेंट डायमेंशंस को आपस में जोड़ा घटाया नहीं जा सकता, भले ही गुणा भाग सब हो सकता है। सो पहला ऑप्शन ऐसा है जिसका कैलकुलेशन मीनिंगफुल नहीं होगा, राइट, जो पॉसिबल ही नहीं है। इसी प्रकार मैं तीसरे प्रश्न पर आता हूं, जिसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। मैं ऑप्शंस को प्राथमिकता दे रहा हूं, कौन सा सही है। हमसे कहता है एक प्रोग्रेसिव वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया गया, y बराबर a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, और उसने ओमेगा वाई के का डायमेंशनल फार्मूला पूछा है। वैसे अगर आप चाहें तो एंगल के स्थान पर लिखी गई चीज़ डायमेंशन लेस होती है, तो ये भी डायमेंशन लेस होगा, ये भी डायमेंशन लेस होगा। अगर दोनों डायमेंशन लेस है, सो ओमेगा टी का डायमेंशन के एक्स के डायमेंशन के बराबर है, दोनों डायमेंशन लेस हैं। तो यहाँ से ओमेगा बाई के का डायमेंशनल फार्मूला x बाई टी के बराबर आ जाएगा, x बाई टी के बराबर, है ना। x डिस्टेंस का रिप्रेजेंटेटिव है और t टाइम है। डिस्टेंस के लिए l आएगा, टाइम के लिए t आएगा, उठा के ऊपर ले जाओगे सो इट इज lt -1, सिंपली वेलोसिटी का डायमेंशन आ जाएगा, राइट। तो तीसरे का पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, बिना समय लिए। चौथा क्वेश्चन कहता है एक पार्टिकल मूव करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, इसके विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी में परिवर्तन नहीं, तो परिवर्तन करने वाला एक्सेलरेशन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अगर हमारे पास कोई ऐसा ग्राफ है जिसमें एक एक्सिस पर टाइम है, दूसरे पर वेलोसिटी है, और ऐसा कोई कर्वेचर का ग्राफ है, तो इस ग्राफ की जो टेंजेंट है, उस टेंजेंट का थीटा इससे मिलेगा टेन थीटा। टेन थीटा को ही बच्चों हम लोग स्लोप कहते हैं, और स्लोप का मतलब बच्चों डी ऑफ वाई एक्सेस क्वांटिटी अपॉन डी ऑफ एक्स एक्सेस क्वांटिटी, अर्थात डीवी बाई डी टी से है। और डेफिनेशन के हिसाब से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम को ही हम लोग बच्चों एक्सेलरेशन कहते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, अगले सवाल की तरफ। छठवां सवाल कहता है एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। एटी ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो ए डी टी का इंटीग्रेशन आएगा। ए को आप लिखेंगे डी वी बाई डी टी, डी टी से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो डी टी एलिमिनेट हो डी टी एलिमिनेट हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी वी करेंगे, दैट विल गिव यू, लिमिट के साथ रखेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा, इट विल बिकम चेंज इन वेलोसिटी। 6 का थर्ड पार्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, 7th नंबर सवाल। ये कहता है नीचे 4 कर्व दिए गए हैं अलग अलग वेलोसिटी वर्सेस टाइम के, इनमें से कौन सा इनिशियली पॉजिटिव विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब बच्चों, अगर हमारे पास कोई वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ऐसा ग्राफ है जिसका स्लोप 90 डिग्री से ज़्यादा है, मतलब अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम में आप ऐसे कह सकते हैं कि टाइम के साथ वेलोसिटी घट रही है, इसका मतलब ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है। दूसरी बात, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का थीटा अगर 90 से बड़ा है तो इसका tan थीटा स्लोप यानी डीवी बाई डी टी नेगेटिव आएगा, सो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन का सूचक है। 7th के बाद बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट नंबर 8 नंबर पर। 8th नंबर सवाल कहता है इनमें से कौन सा ऐसा ग्राफ है जो कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन विद पॉजिटिव वेलोसिटी दिखाता है।
तो ध्यान से देखें, पहले ऑप्शन पर अगर नज़र रखें तो डिस्टेंस वर्सेस वेलोसिटी के इस ग्राफ में डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी लगातार घटती जा रही है, पहला। और दूसरी बात, अगर आप इसकी स्लोप टेस्टिंग करेंगे तो इसका स्लोप भी हर पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल 90 से बड़ा आएगा। इफ़ थीटा इज ग्रेटर देन 90 तो इसका टेन थीटा नेगेटिव होगा, स्लोप नेगेटिव होगा, डीवी बाई डी टी नेगेटिव होगा, डीवी बाई डी एस भी नेगेटिव आएगा, यह नेगेटिव एक्सेलरेशन का सूचक है। सो 8वें का फर्स्ट पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट 9 नंबर सवाल पर बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल कहता है डिस्टेंस कवर्ड बाई ए फ्री फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो गैलीलियन रेशियो के अनुसार पहले सेकंड में चली गई दूरी सबसे कम, अगले सेकंड में ग्रेविटी की वजह से रफ्तार बढ़ेगी तो और ज़्यादा, अगले में ग्रेविटी से रफ्तार और बढ़ेगी तो और ज़्यादा। तो 135 के रेशियो में नंबर्स आते हैं और 135 के बीच का डिफरेंस एक जैसा है। 135 के बीच का डिफरेंस एक जैसा है, इनके बीच में कांस्टेंट डिफरेंस है 2-2 का। तो अंडर फ्री फॉल अर्थात अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन गिर रही बॉडी का पहले, दूसरे, तीसरे सेकंड में चली गई दूरियों का अनुपात 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे है, जिनके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है। अतः ये एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी AP बनाते हैं। 9th के बाद 10th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। दिस इज द ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कोई बॉडी मूव कर रही है किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ, उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और फाइनल वेलोसिटी v प्राप्त करती है। बच्चों इस प्रकार में अगर आपसे कह दिया गया है कि इसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो ऐसी परिस्थिति में दी गई इक्वेशन को आप ध्यान से देखें और दोनों पक्षों का स्क्वायर करें सो दैट रूट हट जाए। तो दिस विल बिकम v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अगर आप थर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, इस दी गई इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे सो इट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू 180 माइनस 7x। अब अगर हर टर्म कंपेरेबल है, डिस्प्लेसमेंट के कंपेरेबल है, तो माइनस का 7 2a से कंपेयर होगा, सो a बराबर -7/2 मतलब -3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन आ जाएगा। 11th नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कहता है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आप आराम से पढ़िएगा। 3rd नंबर स्टेटमेंट इसमें कहा गया व्हेन अ पार्टिकल रिटर्न्स टू स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट डिस्प्लेसमेंट शून्य होगा, जबकि ये कहता है डिस्प्लेसमेंट शून्य नहीं आता, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 12वें नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। कहता है कि 2 पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड सच दैट दे हैव द सेम रेंज। तो सेम रेंज के केस में बच्चों आपके दिमाग में 2 फुटेज आनी चाहिए। अगर आपको इन्हीं 2 ट्रेजेक्ट्रीज में सेम रेंज अचीव करनी है, तो अगर किसी प्रोजेक्शन का एंगल थीटा होगा तो अगले वाले प्रोजेक्शन का एंगल 90 माइनस थीटा होगा। और इन परिस्थितियों पर अगर आप रेंजेस निकालें, हाइट्स निकालें, तो क्लास में किया हुआ सवाल है, उसमें रेंज का प्रोडक्ट 16h1s2 के बराबर आता है। राइट, आराम से इसे क्लास में बहुत आराम से हम लोगों ने बुकलेट के साथ भी डिस्कस किया है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। जेई के PYQ में भी है, नीट में भी पूछा गया है। 13th नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोजेक्टाइल सत्य है। तो बच्चों रिगार्डिंग प्रोजेक्टाइल मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट की गई इंक्लाइंड वेलोसिटी के किए गए कंपोनेंट में से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसी एक्सेलरेशन, फोर्स इत्यादि के न होने की वजह से पूरी यात्रा भर कांस्टेंट बना रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूं। 14th नंबर क्वेश्चन कहता है 2 वेक्टर्स हैं, a इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप एंड b इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप। इन एवरी बैच दिस वाज डिस्कस्ड। इसको आराम से हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऐसी परिस्थितियों में 2 वेक्टर के बीच एंगल निकालने में हम डॉट प्रोडक्ट का सहारा लेते हैं। तो हम यूज करेंगे डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी a डॉट b इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड, पहले का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड, मल्टीप्लाई बाय दोनों के बीच का कॉस थीटा। ऐसी परिस्थिति में डॉट प्रोडक्ट करते ही इनका रिजल्ट 0 आ जाएगा, जो कि थीटा बराबर 90 का सूचक है, मतलब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स सेक्शन कहता है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस मैक्सिमम कब होगा। तो बच्चों किसी भी इंक्लाइंड वेक्टर आर का अगर किसी एक्सेस के अलोंग मैक्सिमम कंपोनेंट चाहिए, तो आप जानते हैं आर का अगर एक्स एक्सेस से एंगल थीटा है तो आर का इधर कंपोनेंट आ जाएगा और कॉस थीटा, और ये मैक्सिमम तब होगा जब कॉस थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू 1 को अचीव करे, और ऐसा पॉसिबल है जब थीटा बराबर 0 हो जाए। मतलब जब आर खुद एक्स एक्सेस के अलोंग लेट जाएगा तो इसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन एक्स एक्सेस के अलोंग होगा और कंपोनेंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करेगा। सो 15वें का सेकंड पार्ट ये था फिजिक्स के सेक्शन का डिस्कशन। इसी प्रकार बायोलॉजी और केमिस्ट्री भी तुरंत स्टार्ट हो रहे हैं, उन्हें भी देखते जाइए बच्चों। करेक्ट आंसर मिलाइए। 35 या 35 प्लस जितने बच्चों के मार्क्स हैं वो करेक्ट आंसर मिला लें और ओमेगा ऑफिस से आराम से मिल लें, क्योंकि फ्राइडे 2 से 3 इसी टाइमिंग पर हम लोग फिर से इन्हीं क्लासेस में मुलाकात करेंगे, जिसमें प्रॉपर बच्चों का प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा और जो बच्चे सुपर 100 के लिए सिलेक्ट हुए उनके नाम भी घोषित किए जाएंगे। धन्यवाद।